सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके तथा उससे आपको स्टडी करने में बेनिफिट हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत रीजनरेशन। तो छात्रों, आज हम रीजनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि रीजनरेशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ रीजनरेशन, मेथड एंड काइंड ऑफ रीजनरेशन एंड इसके कैरेक्टर ETC के बारे में आज हम आपके सामने वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक को हम चालू करते हैं। तो रीजनरेशन की परिभाषा में साइंटिस्टों ने बताया कि जंतुओं के खोए तथा नष्ट हुए भाग को पुनः प्राप्त करना या रिकवरी करना भी रीजनरेशन कहलाता है। तो सभी जीवों में नष्ट या क्षति हुए किसी भाग को फिर से ठीक होना या एक्सचेंज होने की कैपेसिटी होती है, जो यह हानि प्राकृतिक हो या कृत्रिम शरीर के नष्ट हुए भाग का फिर से रिपेयरिंग होना अथवा नया बनना ही जो प्रोसेस है उसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन क्रिया में नष्ट या मृत कोशिकाएं न्यू सेल्स में चेंज हो जाती है, जैसे घाव का बढ़ना, नष्ट हुए शरीर के किसी भाग का फिर से बनना तथा कंप्लीट एनिमल का निर्माण शरीर के किसी टुकड़े द्वारा हो सकता है। रीजनरेशन एक महत्वपूर्ण बायोटिक एक्टिविटी होती है। रीजनरेशन एक ऐसा वर्ड है जो प्रत्यानयन क्रिया के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो कि शरीर के एक भाग को अलग कर देने से उत्पन्न होती है। तथा इसके परिणाम स्वरूप खोए हुए भाग का कंप्लीट तथा आंशिक रूप से रिप्लेस होना होता है। तथा यह संपूर्ण प्रोसेस जिसमें जंतु अपने शरीर के डिजेनरेट पार्ट को पुनर्निर्माण करता है उसे रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन के संबंधित प्रयोग सबसे पहले साइंटिस्ट ट्रेम्बले ने 1744 में हाइड्रा पर किया। साइंटिस्ट मॉर्गन ने 1901 में इस प्रोसेस का विस्तृत अध्ययन किया।
डिटेल दी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन के प्रकार। छत्ती हुए भाग के रीजनरेशन की कैपेसिटी अलग अलग जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है और लोअर एनिमल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी अधिक होती है, क्योंकि लोअर एनिमल्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का होता है और जैसे जैसे ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है वैसे वैसे रीजनरेशन की पावर कम होती जाती है। तो छात्र, आपको पता हो गया होगा कि रीजनरेशन की पावर लोअर एनिमल्स में जो लोअर नॉन कोर है उनमें ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आगे जाएंगे हायर नॉन कोर में वैसे वैसे रीजनरेशन की पावर कम होती जाएगी, क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज होता रहता है। जो वर्टिब्रेट्स में ये कैपेसिटी सिर्फ घाव बढ़ने तक ही सीमित होती है तथा आरबीसी का रिप्लेस होना तक ही लिमिट है। प्लेनेरिया जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस की क्लास ट्रिबिलेरिया का एनिमल है, जिसको अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दे तो कुछ समय बाद प्रत्येक टुकड़ा न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। सैलामेंडर में अगर अग्रपाद को फोर लिम्ब को पेक्टोरल गर्डर के पास से काट दे तो कुछ समय बाद फोर लिम्ब का रीजनरेशन हो जाता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी घाव बढ़ने तक ही सीमित रहती है। रीजनरेशन भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, सेकंड है रिपरेटिव रीजनरेशन। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, जिसे शरीर क्रियात्मक पुनरुद्धान भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन में प्रतिदिन नियमित रूप से नष्ट हुई कोशिकाएं न्यू सेल्स में चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आरबीसी का न्यू आरबीसी में चेंज होना, त्वचा के एपिडर्मिस सेल्स का बदलना, एलिमेंट्री कैनाल के आंतरिक स्तर की कोशिकाओं का बदलना, ईटीसी। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं लगभग 25 गुणा 10⁻12 होती है तथा इसकी 1% कोशिकाएं प्रतिदिन मरती है तथा नई कोशिकाएं द्वारा चेंज कर दी जाती है। नेक्स्ट, रिपरेटिव रीजनरेशन, पूरक क्षतिपूर्ति पुनरुत्थान। इस प्रकार के रीजनरेशन में क्षतिग्रस्त भाग चेंज होता है या शरीर के नष्ट हुए भाग की रिपेयरिंग होती है। सैलामेंडर के लिम्ब का रीजनरेशन, छिपकली में लिम्ब का रीजनरेशन
तथा घावों का बढ़ना, ETC इस प्रकार के रीजनरेशन के एग्जाम्पल है। रीजनरेशन की विधियां तथा भेद, मेथड एंड काइंड्स ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बायोटिक एक्टिविटी होती है, जैविक प्रोसेस होता है। इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं फिर से होती है जो भ्रूणीय परिवर्धन पूरा होने तक रुक जाती है। साइंटिस्ट मॉर्गन के अनुसार रीजनरेशन के दो प्रमुख भेद होते हैं। पहला है एपिमॉर्फोसिस, सेकेंड मोर्फोलेक्सिस। एपिमॉर्फोसिस इस प्रकार के रीजनरेशन में क्षति वाले स्थान पहले समान कोशिकाओं का एक समूह बनाता है जिसे ब्लास्टेमा कहते हैं। इसकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित होकर बड़ा ब्लास्टेमा बनाती है। पहले ये कोनिकल होता है तथा बाद में फ्लैटेड हो जाता है। इसके बाद की कोशिकाओं में विभेदीकरण, डिफरेंटिएशन होता है तथा टिश्यू एंड ऑर्गन का सुनियोजित पुनर्निर्माण होता है। ब्लास्टेमा निर्माण का स्पष्ट उदाहरण हमको मेन एम्फीबिया के लिम्स एंड टेल तथा हाइड्रा एंड प्लेनेरिया के शीर्ष आदि के रीजनरेशन में मिलता है। सेकेंड मोर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता तथा इसमें क्षतिग्रस्त भाग के बचे हुए अक्षत उत्त के अंशों तथा निकटवर्ती भागों से स्थानांतरित कोशिकाओं के ही पुनर्संगठन से पूरा टिश्यू या ऑर्गन्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्क्योसाइटस से न्यू स्पंज का निर्माण तथा हाइड्रा के छोटे टुकड़े से पूर्ण हाइड्रा का निर्माण होता है। इस प्रकार का रीजनरेशन लोअर एनिमल्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की विशेषताएं। रीजनरेशन में क्या क्या विशेषताएं होती है? रीजनरेशन के समय लगभग सभी प्रोसेस देखने को मिलता है जो कि ओंटोजेनिक डेवलपमेंट के समय देखे जाते हैं। इस प्रकार यह मोर्फोजेनेटिक प्रोसेस का पुनर्जागरण होता है। ऐसा कायांतरण या पुनरुद्भवन के समय ही होता है। इसके उपरांत भी यह रीजनरेशन ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि रीजनरेशन करने वाली कोशिकाएं
भ्रूण की कोशिकाओं की तरह बहुसक्षम नहीं होती, प्लुरिपोटेंट नहीं होती है तथा ही रीजनरेशन जिस फिजियोलॉजिकल वातावरण में होता है वह भी भ्रूण से भिन्न होता है। रीजनरेशन से संबंधित कुछ पॉइंट इस प्रकार है। रीजनरेशन से संबंधित पॉइंट, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि रीजनरेशन संरचना विकास प्रक्रमों का पुनर्जागरण रीअवेकनिंग होता है, परंतु यह ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट से भिन्न होता है। रीजनरेशन में विभेदित कोशिकाएं डिफरेंटेट होकर पुनः विभेदित होती है और इस प्रोसेस को मेटाप्लेसिया कहते हैं। नेक्स्ट, रीजनरेशन प्राकृतिक क्षतियों, दुर्घटनाओं तथा प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई क्षति की उपरांत या परिणाम स्वरूप हो सकता है। रीजनरेशन की कैपेसिटी अलग अलग स्पीसीज या टेक्सोनोमिक ग्रुप में अलग अलग हो सकती है, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोअर एनिमल्स से हायर एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर कम होती जाती है, परंतु सैलामेंडर में ऐसा नहीं होता, परंतु उसका कटा हुआ लिम्ब पुनः परिवर्तित हो सकता है, जबकि एक मनुष्य में उपरोक्त दोनों क्षमताएं नहीं हैं। अलबत्ता इसके शरीर से घाव जरूर भर जाते हैं। नेक्स्ट, एक स्पीशीज के जंतुओं में रीजनरेशन की क्षमता को सामान्य जंतु आयु भी प्रभावित करती है। हायर एनिमल्स में एज बढ़ने पर रीजनरेशन की पावर घटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रीजनरेशन की पावर भी कम होती जाती है। नेक्स्ट, एक स्पीशीज के जंतु में किसी एक ही समय विभिन्न प्रकार के टिश्यू की रीजनरेशन पावर भी एक समान नहीं होती। एग्जाम्पल, मनुष्य की पेशी, मसल्स तथा नर्व सेल्स में अन्य कोशिकाओं की तुलना में रीजनरेशन पावर कम होती है। तो छात्रों, इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है तथा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डेज को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जो आज आपको हमने वीडियो के द्वारा जो टॉपिक
का दिन क्या है उसको छात्र नोटेट कर लीजिए तथा होमवर्क के रूप में इसको अध्ययन कर लीजिए।